अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट, जिसे सी से शो किया गया है और ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है आज आप इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया हमसे। 2.1 है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकते हैं या कब इक्वल नहीं होते। ये बच्चे जो हमने आर्टिकल पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसमें भी मैंने बता दिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल हो सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। अगर किसी कर्व्ड पाथ में मूव करती है, मतलब जैसे सर्कल में मूव करती है, जैसे या मैंने ये शो किया, अगर बॉडी ए से बी तक ऐसे जाती है स्ट्रेट लाइन में और डायरेक्शन चेंज नहीं करती, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट गेन करें और ये कॉपी पे लिखा करें। नेक्स्ट, अगर बॉडी ये इस रूट से नहीं जाती जो मैंने रेड लाइन से शो किया, बल्कि इस रूट से जाती है, ये पाथ फॉलो करती है जो कि कर्व्ड पाथ है, जो कोई आपको एस टाइप नजर आ रहा है, ब्लू लाइन को शो करता है। अगर इस रूट से बॉडी गई है तो ये इस, अब यहां से अगर बॉडी की डायरेक्शन देखें तो इस लाइन पे है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे जा रही है, या तो हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब है ये कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है। और जब बॉडी कर्व्ड पार्ट पे मूव करे तो उसका डिस्टेंस ए से बी तक फिर लॉन्गेस्ट हो जाएगा, जो कि मैंने ब्लू लाइन से शो किया है। तो फिर यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं फिगर से? हमने ये सीखा है कि जब बॉडी ए से बी तक डायरेक्ट रेड लाइन को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। और जब बॉडी ब्लू लाइन को फॉलो करती है जो कि कर्व्ड पाथ है, इस पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। रीजन, क्योंकि कर्व्ड पाथ पे ये लॉन्गेस्ट पाथ है और ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस स्केलर है, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है। तो जब आप इस रूट से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन में एक बात का फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, बस ए से दूसरे पॉइंट पर यहां से डायरेक्ट होता है, जबकि डिस्टेंस भी एक से दूसरे पॉइंट तक होता है, लेकिन वो डायरेक्टेड डिस्टेंस नहीं हो सकता। वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है और वो जिग जैग भी हो सकता है, उसमें बॉडी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि डायरेक्टेड डिस्टेंस में होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो शॉर्टेस्ट है। और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। और जब कर्व्ड पाथ में मूव करे तो डिस्टेंस ग्रेटर होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट होता है। जब बॉडी ए से बी तक जाएगी तो आप देखेंगे ये लॉन्गेस्ट पाथ होगा, और जब बॉडी इसी ए से बी तक जाने के लिए रेड लाइन को फॉलो करेगी तो ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा। मैं ऐसे कह देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसका बनेगा दैट 5 सेंटीमीटर, जबकि ये जो बनेगा ये 7 सेंटीमीटर बनेगा। वो उसके लिए खास डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। हम फिर इसको कैसे लिखेंगे? Distance and displacement are equal when body moves in the straight line without changing the direction. Okay, next, when body moves on curved path or circular path, distance and displacement are not equal as shown in fig. जैसे कि fig में बताया गया, कैसे? In this fig, red line shows displacement d arrow and curved path shows distance s. Here distance is larger, यहाँ पे डिस्टेंस लार्जर है, डिस्टेंस इज लार्जर देन द डिस्प्लेसमेंट, इस फिगर में शो किया गया। तो ये हमने बता दिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल और कब इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम ये देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, व्हेन बुलेट इज फायर्ड इट्स वेलोसिटी विद व्हिच इट लीव्स द बैरल, मतलब जो आप ऐसे समझें, जो बंदूक की नाली होती है उसमें से जब बुलेट बाहर निकलती है, वो जिस वेलोसिटी से निकलती है उसको कहते हैं मजल वेलोसिटी। अब जरा गौर कीजिएगा, जस्ट इमेजिन टू गन, एक गन जिसकी जो नाली है वो बहुत बड़ी है और दूसरी जो गन है उसकी नाली छोटी है। पूछा गया कि किस में से वेलोसिटी बड़ी होगी बुलेट की। तो अब ये देखें, जो छोटी नाली वाली बंदूक है उसमें से जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो जिसकी नाली बड़ी है। अब इधर गौर करें,
तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, इन केस ऑफ शॉर्ट बैरल गन मजर वेलोसिटी विल बी लार्ज, उसकी रीजन देखें बच्चे, एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो बी लार्जर एज कंपेयर टू द लॉन्ग बैरल गन। कैसे, रीजन, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, v over t। अब जो शॉर्ट बैरल गन है जिसकी नाली छोटी है उसमें क्या होगा, इन शॉर्ट बैरल गन बुलेट हैज लेस टाइम। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक वो बुलेट की है गन की नाली यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में बहुत शॉर्ट टाइम चाहिए उसे, तो फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा अगर टाइम को आप शॉर्ट करेंगे, टाइम कम होगा तो ऊपर वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। आप जरा गौर करके देखिएगा, ये मैं ऐसे समझा सकता हूँ, आप ऊपर 5 रखें, नीचे डिवाइड करें 4 को, आंसर चेक करें अपने कैलकुलेटर पे, फिर 5/3 करें, फिर आंसर चेक करें, फिर 5/2 करें, फिर आंसर चेक करें, फिर 5/1 करें, फिर आंसर चेक करें, इवन कि 5/0.5 करें, 0.2 करें, 0.1 करें, आप ये सारा डेटा आपने एक दफा सामने नोट करके चेक करें कि क्या होता है। आप ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट इसमें से सीखेंगे, वो क्या है कि जब नीचे वाला फैक्टर कम होता है तो ऊपर वाला फैक्टर बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो यही हमारा मसला था इस क्वेश्चन में कि किस गन के में से, शॉर्ट बैरल गन या लॉन्ग बैरल गन में से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्यादा होंगे, तो शॉर्ट बैरल गन में से ज्यादा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, ये रीजन बता दिया। बुलेट हैज लेस टाइम एंड डिस्टेंस टू गेन मोर एक्सेलरेशन, फार्मूला शोज इफ टाइम इज लेस, ये देखें टाइम अगर शॉर्ट होगा देन चेंज इन वेलोसिटी इज मोर, तो फिर टाइम वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा, एंड बुलेट विल एक्सेलरेट मोर, और बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। लेकिन इन कंट्रास्ट जो लॉन्ग बैरल गन है, बट इन लॉन्ग बैरल गन डिस्टेंस एंड टाइम इज मोर फॉर बुलेट, सो बुलेट विल एक्सेलरेट स्लोली। बस ये आंसर इसका हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं 2.3, फॉर ए कंप्लीट ट्रिप, एक राउंड है बच्चे, उसमें ये देखा गया है कि नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का साइन नेगेटिव हो सकता है। अब जरा क्वेश्चन समझने की जरूरत है, आपको इस बात की अभी समझ नहीं आएगी स्टेटमेंट से। पहले फिगर को देखें बच्चे, ये है कि बॉडी ए से बी तक जाती है, यहाँ तक पहले ऐसे जाती है, फिर डायरेक्शन चेंज करती है, फिर डायरेक्शन चेंज करती है, डाउन आती है, फिर रिटर्न जाती है, फिर डाउन आती है, फिर रिटर्न जाती है, जैसा आपको समझाने के लिए मैंने किया। रीजन, क्या इस ए से बी तक जाने में बॉडी की वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये समझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी टाइम पे जो ऑब्जर्व की जाती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहती है। बड़े शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए इसको नोट किया जाता है। तो इस रूट में ए से बी तक क्या वेलोसिटी नेगेटिव है, कि कब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी तब नेगेटिव होगी जब बच्चे आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो तब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। आप इसमें से चेक करें जरा, ए की तरफ जा रही है, यहाँ इस रूट में D1 मैंने कहा, ये D2 समझे, यहाँ से यहाँ तक इसने ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर इस डायरेक्शन में क्या, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं ना हुई, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, 2 फिर 1 3 सेंटीमीटर। इस रूट पे देखें 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो 5 और 3 8 हो गया, फिर डाउन आ जाती है। तो इसका मतलब है इस ये जो वेक्टर अबव है ये डाउन है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके रिवर्स है, तो ये माइनस इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 7 रह जाएगा। फिर बॉडी रिवर्स में आती है ऐसे, इसका मतलब है पहले बॉडी की डायरेक्शन ऐसे थी, अब ऐसे है, यहाँ पे भी चेंज हुई है, यहाँ पे भी चेंज, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। देखें ना बच्चे, यहाँ पे बॉडी अगर ऐसे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। आप इसको देखें, यहाँ से ऐसे है, और इस जब रूट आगे कहीं जाके बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है तो इसके अपोजिट आती है। इसका मतलब है अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो उस इंस्टेंट पे, उस इंटरवल पे वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। हमने इसको यहाँ पे लेट्स ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इसके रिवर्स है, ये अबव डिस्प्लेसमेंट है, ये डाउन है।
ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आप एक लॉन्ग रूट पे गए हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव है, तो क्या कहीं वेलोसिटी रिवर्स हुई है? यस होगी। तो जैसे हमने ये रूट बनाया, यहाँ पे वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, यहाँ पे भी रिवर्स हो रही है, और यहाँ पे देखें फिर रिवर्स हो रही है इसके अकॉर्डिंग, और फिर ऐसे जा रही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे आप इसमें आके देखेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो हाँ, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे? जैसे कि आपको मैंने समझा दिया है। आप इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ से, yes, it is possible that instantaneous velocity could have negative value because in whole trip net displacement is positive but object could move। जो बॉडी है वो मूव कर सकती है इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बताया। अब बॉडी ऐसे गई है फिर डाउन आ गई, लेकिन ये डायरेक्शन भी इधर, ये भी डायरेक्शन इधर, तो सेम डायरेक्शन है। ये वाले डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी ऐड हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, ये वाला भी माइनस होगा, ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा डायरेक्शन, बट एट एनी इंस्टेंट, सो at that instant this instantaneous velocity will be negative। it is clear from fig। ये मैंने, जैसे आप खुद अपनी एक फिग बना सकते हैं सिंपल सी, उससे आपको पता चल सकता है। मैंने फिर ऐसे भी शो किया है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम इससे ये फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा आपके लिए सिंपल कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। अब जरा देखिएगा बच्चे, एक बॉडी यहां से मूव करती है ऐसे, और 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन है ना, फिर ऐसे चलती है, यहाँ पे है लेट 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, और फिर ऐसे चली जाती है। आप देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे सर कि 2 और 1 3 और 3 4 सेंटीमीटर। अब बॉडी यहाँ पे ऐसे आ जाती है, 3 और 3 6 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर डाउन आती है, अब तो बच्चे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाला इसमें से माइनस करें, तो 1 में से 1 माइनस, फिर भी 3 + 2, ये तो एक ही डायरेक्शन में ना, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती है उनकी मैग्नीट्यूड, तो ये 2 और 3 क्या होंगे? 5। अभी भी 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि पूरे जर्नी में डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। अब बॉडी की डायरेक्शन इस तरफ है, सही है ना, वो इसके अपोजिट है। और इसी तरह आप इधर रिवर्स आ सकते हैं थोड़ा सा ऐसे 1 सेंटीमीटर, तो फिर क्या हुआ? तो डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। लेकिन अभी भी नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। चेक कर लें 2 और 3, पहले जो एक डायरेक्शन में उसको ऐड करें, 2 और 3 क्या हो गए? 5, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट इससे कैंसिल हो गया, टोटल 5 है, और ये वाला 1 सेंटीमीटर, 5 में से 1 माइनस कर दें क्योंकि रिवर्स हो जाएगा ना, तो कितना बच गया? 4 सेंटीमीटर। अभी भी नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नेगेटिव आएगी। तो इसको आप इरेज कर दें, ना लिखा करें, ये लिख दें, कोई मसला ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चे ग्राफ है, और इसमें से पूछा गया है a ball is thrown vertically upward with velocity v, it returned to ground in time t, which of the following graphs correctly represent the motion? Explain your response reasoning। अब एक बॉल को वर्टिकली हमने अपवर्ड फेंका है और फिर वो डाउनवर्ड आई है, टी टाइम में आप गई है फिर डाउनवर्ड आई है, तो हम फिर देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा चारों में से। तो मैं ये कहता हूँ ग्राफ सी करेक्ट है, ये वाला। रीजन, जब बच्चे बॉडी को आप अपवर्ड मूव करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। तो और जब फिर बॉडी वापस आ जाती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोर एक्सेलरेट करती है उसको, एक्सेलरेशन ज्यादा, बट बॉडी नीचे
तो जब बॉडी अपवर्ड जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब डाउनवर्ड आएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अब ये देखें बच्चे, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ से अबव और फिर डाउन, और फिर क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है ना, ये डाउनवर्ड ऐसे नीचे आ जाएगी, तो इसका ग्राफ इसका नीचे आएगा। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी ऑप्शन है। तो करेक्ट ग्राफ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 2.5, इसमें ये देखना है कि फाइंड द वेलोसिटीज फॉर द सेगमेंट ए बी एंड सी। एक रूट है, इसमें से आपने ए बी और सी पर बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड करना है। अगर हम देखें सेगमेंट ए, फॉर सेगमेंट ए, यहां पे वेलोसिटी बॉडी की क्या है, मैं उसे वी ए कह देता हूं। अब यहां से यहां तक, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से निकल रही है, ये स्ट्रेट लाइन बताती है कि बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो सेम ही आएगी। तो मैंने इसका एक ये पॉइंट ले लिया, ए ओ पी क्यू आर, ये पॉइंट बना देता हूं। तो ओ पी, इसमें से देखना है चेंज इन डिस्टेंस क्या है बच्चे, यहां से आपने सीधा ऐसे वाई पे आना है। तो पी पॉइंट पे 2 किलोमीटर, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखना ना, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो 2 किलोमीटर माइनस 0, 2 माइनस 0, ये किलोमीटर में है वाई एक्सिस पे, और एक्सिस पे मिनट में है। और नीचे बच्चे टाइम कितना है, यहां से यहां तक ये है 6 मिनट, तो 6 मिनट आप इसको कैलकुलेट कर लें। 2 किलोमीटर मीन 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीन 6 इंटू 60, और इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आपने कैलकुलेट कर लेना है, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड। अब नेक्स्ट है सेगमेंट बी, सेगमेंट बी। सेगमेंट बी पे देखें बच्चे, वहां पे वेलोसिटी जो है वी बी, ये लाइन पी से पी क्यू तक, पी क्यू लाइन क्या शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो पहले ही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम ओरिजिन है। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। आप ग्राफ याद करें, द लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या शो करती है कि बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब है बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर आपने देखा है कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देन वो स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब है वो बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन अगर ये वेलोसिटी टाइम हो तो फिर हम कहते हैं बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, 40 पे चला रहे हो किलोमीटर पर आवर से, और 5 मिनट तक या 20 मिनट तक आप स्पीड चेंज ही नहीं करते, तो वो फिक्स स्पीड है। डिस्टेंस तो फिर भी कवर कर रही होती है ना बॉडी। लेकिन बच्चे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पी क्यू लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या शो कर रही है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे है। क्योंकि इससे ऊपर देखे ना, ऊपर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो ऐसे ऊपर ऊपर जाना है तो कवर होना ना, ये एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से तो ये लाइन फिक्स हो गई, आगे जा नहीं रही, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, टाइम चल रहा है उसका, ये टाइम 1 मिनट 2 मिनट जो भी है वो चल रहा है। तो आपको ये ग्राफ समझना चाहिए। तो यहाँ से हम ये देखेंगे ऊपर क्या आएगा बच्चे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब जब भी हमने बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, अगर उसने वेलोसिटी कहा है तो आपने उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ही पुट करनी होती है। तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना है, 0, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो टाइम कितना है, टाइम आप लिख सकते हैं 10 माइनस 6, कितना हो जाएगा, 4 मिनट। इसका मतलब है ये 0 इसकी वेलोसिटी होगी। अब बच्चे VC पे, फॉर सेगमेंट सी, तो VC क्या होगा, VC, यहाँ पे आप ये नोट करेंगे कि VC में यहाँ पे बॉडी जब मूव कर रही है Q से R तक, ये यूनिफॉर्मली डिसएलरेट कर रही है, रिटार्डेशन है बॉडी में। मतलब
अगर बॉडी की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो अब वो Q से R तक हमने शो कर दिया। अब कैसे इसको शो करेंगे? Q पे कितना डिस्टेंस है बॉडी का? यहाँ पे 2 किलोमीटर और एंड पे कितना है? 20। वो तो मिनट है, सॉरी। यहाँ पे बॉडी का डिस्टेंस 2 है, वहां पे 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, 0 माइनस 2 किलोमीटर ओवर। तो यहाँ से देखें 10 से 20 तक टाइम कितना होगा? 10 मिनट। अगर मीटर पर सेकंड में इसको कैलकुलेट करना है तो -2000 आ जाएगा, और किलोमीटर 10 मिनट का मीन 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 600। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। तो ये हमने तीनों सेगमेंट पे इसकी स्पीड फाइंड कर दी है, या वेलोसिटी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे 2.6 है। 2.6 में क्या है? इज इट पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो बट फॉर एन इंस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो? यस, इट इज पॉसिबल। देखिए बच्चे, लास्ट टाइम लेक्चर में क्या था, जब बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट थ्रो करते हैं एयर में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। अगर जीरो नहीं है तो फिर ऊपर जाना चाहिए, वापस क्यों आती है? इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एक्सेलरेशन स्टिल एक्ट कर रहा होता है, क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे बॉडी का वेरी नियर टू द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डजंट चेंज, सेम रहता है। यहाँ पे बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर ले जाएं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम फिर ये कहेंगे कि जब बॉडी को हाईएस्ट थ्रो करते हैं एयर में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बॉडी की जीरो है, लेकिन स्टिल भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इसलिए ये डाउनवर्ड आएगी। तो हम फिर क्या कहेंगे? यस, इट इज पॉसिबल व्हेन वी थ्रो ऑन एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, देन एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। याद रखना बच्चे इसको। बट एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्टिल कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर क्या हमने इससे सीखा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन फिर भी होता है, और लेकिन ये वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए होता है। तो ये थे बच्चे आपके कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। आगे वाले लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मैंने आर्टिकल में समझा दिए हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।